So basically last week we studied about advent of Europeans, right? So at the end we got to know that the British were very corrupted, and because of which the company was getting into losses, and because of which they were asking money from the British government. So as they were asking money from the British government, or particularly the Queen, so what happened is she had imposed a lot of restrictions on the company, and she had given a lot of strict laws and orders to be followed by the company in ruling the country, right? So we had seen that because of that, in 1773 regulating act was imposed, right? ऐसा कुछ पढ़ा था हमने कि करप्शन कर रहे थे जिसके कारण कंपनी लॉस में चल रही थी, है ना? फिर वो रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर लिया था, एंड ऑल दोस थिंग्स वी हैड स्टडीड। ठीक है, 1773 में फिर फाइनली क्वीन ने रेगुलेटिंग एक्ट ला दिया, क्योंकि शी कंसिडर्ड इंडिया टू बी वेरी मच प्रॉफिटेबल। अब क्या है कि कंपनी लॉस में जा रही है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ पैसे देकर अगर हम लोग कंपनी को बचा लेते हैं इंडिया में, तो इससे क्या होगा कि कंपनी अगर बच गई तो आगे बहुत सारा प्रॉफिट का ये क्या बोलते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। ये था पहला। दूसरा, अगर गवर्नमेंट ने पैसे दिए इस कंपनी को, तो ऑब्वियस सी बात है जो पैसे देगा ऑब्वियस सी बात है उसका से रहेगा ना कंपनी में। अब क्या है कि वो उसको रेगुलेट कर पाएगा कि अब हमने पैसे देकर तुमको बचाया ना, अब तुम्हें हमारे इशारों पे नाचना पड़ेगा। सो बेसिकली ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश क्वीन क्या करना चाहती थी? वो करना चाहती थी ये कि कंपनी अच्छे से चले इंडिया में, कंपनी जो है इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन पूरा संभाले, कंपनी प्रॉफिट कमाए, और वो जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा हो। सो बिकॉज ऑफ दिस पीरियड बिटवीन 1773 से लेकर 1857 जब तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है, इज कॉल्ड एज कंपनी रूल। यहां तक पढ़ा था हमने पहले। 1773 से 1857 is called as company rule. Yes. Then 1857 में सिपाही म्यूटिनी हुई। सिपाही म्यूटिनी के कारण जो है ये जो कंपनी है इसका रूल बंद हो गया, एंड 1858 से लेकर 1947 तक डायरेक्ट क्वीन ने रूल किया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्राउन्स रूल। ठीक है, सो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कि ये जब भी जो भी हम लोग पीरियड देख रहे हैं यहाँ पे 1773 से 1857, देन 1858 से 1947, सो टाइम एंड अगेन व्हाट हैपेंड इज दे इम्पोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज। जैसे कि यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, उसके बाद स्पिट इंडिया एक्ट है, ठीक है ना, उसके बाद जो है चार्टर एक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट टाइम टू टाइम इन लोगों ने लाए, ठीक है ना। अब यहाँ से जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस तक, ये हिस्ट्री यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड होगा। वन विल बी इन द पॉलिटी साइड, जिसमें हम लोग वेरियस एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या आया, ठीक है ना, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या आया, चार्टर एक्ट में क्या क्या आया, ऑल दोस थिंग्स विल स्टडी इन दिस पॉलिटी पार्ट। ठीक है, दिस चैप्टर इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ Indian polity. So it talks about various acts imposed from time to time by the government. Other thing is history. So in history what we are going to talk about is, जैसे कि अभी जो regulating act आया, इस regulating act के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। गवर्नर ऑफ बंगाल चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है ना। वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, यस, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग बने थे। वैसे ही हम पढ़ेंगे 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उसके तहत ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो ये सारे अलग अलग टाइम पे गवर्नर जनरल्स, वाइस रॉयज, ये सारा जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग हैं। जैसे वॉरेन हेस्टिंग आया था सबसे पहले,
सो वॉरेन हेस्टिंग ने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किया, ये हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है ना। उसके बाद आया था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने अपने टाइम पे क्या किया किया, वो उसके बाद का पार्ट है। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस किसने लगाई थी, ये उसका पार्ट है। फिर उसके बाद सती प्रथा किसने रोकी थी, विलियम बेंटिक, ये इसका पार्ट है। सो बेसिकली इन हिस्ट्री पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वेरियस गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयस, कि इन लोगों ने अपने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए थे, ठीक है ना। सो यहाँ से सेम टाइम पीरियड की बात करेंगे, टाइम पीरियड यही रहेगा जो यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। 1773 टू 1857, 1858 टू 1947, टाइम पीरियड यही रहेगा। पॉलिटी में पढ़ेंगे कि इनके अलग अलग एक्ट्स कौन कौन से थे, ठीक है। और हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि उस एक्ट के दौरान कौन सा गवर्नर जनरल था, कौन सा वाइसरॉय था, और उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किया। That is what we are going to study in polity and history. So today what we are going to start is the polity part, historical background of Indian polity. That means what to expect. We are going to expect various acts and regulations that were passed on from time to time. ठीक है ना। So obvious सी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एक्ट्स पढ़े और उसके पीछे की हिस्ट्री ना जाने। अगर वैसा पढ़ेंगे तो रटना पड़ेगा कि ठीक है 1833 ऐसा 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 एक्ट था। अगर हमें उसके पीछे की हिस्ट्री पता हो ना कि ये सारे एक्ट क्यों लाए थे, obvious सी बात है कि हर 20 साल में अगर कोई नया नया एक्ट आ रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना, वरना हर 20 साल में ये लोग लॉ क्यों बदल रहे हैं, बदलने के पीछे कुछ कारण है। तो वो कारण अगर हमें पता चल गया तो हम लोग उसको हिस्ट्री से कनेक्ट करके इन लॉस को याद रखेंगे, जो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर रटोगे तो obvious सी बात है उतना अच्छे से याद नहीं होगा, ठीक है ना। नाउ वन मोर थिंग विच यू माइट रिमेम्बर, हमने देखा था कि 1600 में, ठीक है ना, 31 दिसंबर 1600 के दिन क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर दिया था, याद आ रहा है ऐसा कुछ, इंग्लैंड के कंपनी को, है ना, मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, एक चार्टर दिया था। यस, वो जो चार्टर था उसके तहत उनको मोनोपोली मिली थी। ये मोनोपोली इनिशियली ये मोनोपोली इनिशियली कितने साल की थी, 15 ईयर्स की थी। बट जब वो लोग एक्चुअल में इंडिया आए तो इंडिया आने के बाद उन्होंने क्या देखा कि देर आर ऑलरेडी अदर कंट्रीज, ठीक है, जैसे पोर्तुगीज है, डच है, ये लोग ऑलरेडी इंडिया में थे, ठीक है ना। सो व्हाट दे सेड कि हमें जो है 15 साल काफी नहीं है। सो हाउ लॉन्ग दैट चार्टर वाज इंक्रीज्ड, यस, इट वाज इंक्रीज्ड इनडेफिनेटली, ओके, इनफाइनाइट पीरियड, इनडेफिनेटली उसको अनंत काल के लिए जो है इंक्रीज कर दिया गया। वेरी गुड। नाउ मुद्दे पे आते हैं, ठीक है ना। अब वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए था, स्टार्टिंग में 15 ईयर्स एंड लेटर ऑन इनडेफिनेट, ठीक है। बट इन 1773 द चार्टर वाज इंक्रीज्ड, अब इनडेफिनेट को खत्म कर दिया, चार्टर वाज इंक्रीज्ड विथ 20 ईयर्स पीरियड। अब जो है आपकी मोनोपोली अगले 20 साल रहेगी। अगले 20 साल रहेगी मतलब कब तक रहेगी, नहीं नहीं, मर्जिंग के बाद नहीं, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद की बात कर रहा हूँ, 93, तो इसके बाद जो है हम लोग 1793 की बात करेंगे। उसके बाद 20 साल, उसके बाद 20 साल, 20 ईयर्स फ्रॉम हियर 1813, इसके बाद 20 साल, एटीन थर्टी थ्री, उसके बाद 20 साल 1853, ठीक है ना। सो यहां तक ये ईयर्स आ गए ना, 73, 93, 1813, 1833, 1853, ये है हमारे एक्ट्स के ईयर्स, ठीक है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस टाइम पे कंपनी को कहा था कि अब तुम्हारा इनडेफिनेट पीरियड खत्म हुआ, यहां से आपको एवरी 20 ईयर्स के लिए जो है हम लोग एक्सटेंशन देंगे मोनोपोली का। तो 73 में देखेंगे कि 20 साल बढ़ा दिया, 93 में देखेंगे और 20 साल बढ़ा दिया, 13 में देखेंगे कि क्या करते हैं उनके साथ, तो एवरी 20 ईयर्स नया नया एक्ट आएगा। तो इसलिए याद रखने में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर आपको हिस्ट्री का ये पार्ट याद है कि पहले इंडेफिनेट था, बाद में इनको 20 ईयर्स करके दिया,
तो आपको एक्ट्स के ईयर्स याद हो जाएंगे। सो आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा कि कब कौन सा एक्ट आया था। सिर्फ एक बीच में एक छोटा सा एक एक्ट आया था 1784 में, दैट इज कॉल्ड स्पिट्स इंडिया एक्ट। ये आपको एक अलग से याद रखना पड़ेगा बिकॉज ये उस सीक्वेंस में नहीं आ रहा है 20 ईयर्स के। इंडेफिनेट का ईयर क्या था? इंडेफिनेट का ईयर देखो, बेसिकली व्हेन दे केम टू इंडिया इन 1608, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे सेड ना कि यहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन है, अब हम लोग जो है 15 साल के लिए कैसे उसको चला सकते हैं। सो इस ईयर में 1608 में उसको इंडेफिनेट किया गया। ठीक है, ओके। सो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, आपको जो सारे एक्ट्स के ईयर्स है वो ऐसे ही याद हो जाएंगे, 20 ईयर्स बढ़ाते चलो 1853 तक। 1853 पे क्यों रुक गया मैं? क्योंकि इसके बाद तो कंपनी चली गई ना 1857 में। 1857 में तो कंपनी रूल ही बंद हो गया, तो इसके बाद इसलिए नेक्स्ट 20 ईयर का तो सवाल ही नहीं उठता है। सो कंपनी में लास्ट एक्ट जो पास हुआ था वो 1853 में हुआ था, राइट। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ तक 1853 तक पढ़ ले, ठीक है ना। 1773, 1784, 1793, 1813, 1833 एंड 1853, यहाँ तक आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग पढ़ ले इसको, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये चैप्टर का बैकग्राउंड दिया हुआ है। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600s as traders in the form of East India Company, which had exclusive right of trading in India under the charter granted by Queen Elizabeth I। ठीक है, अलग अलग चीजें। देन 65 में हमने देखा था कि दे हैड गॉट द दीवानी राइट्स फॉर ये बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, ये सब पढ़ लिया था हमने, ठीक है ना। उसके स्टार्टेड इट्स करियर एज अ टेरिटोरियल पावर, ठीक है ना। मतलब क्या किया वो, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गई। इन 1858 इन द वेक ऑफ सिपाही म्यूटिनी द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्राउन रूल स्टार्ट हो गया 1858 में, ठीक है ना। दिस रूल कंटिन्यूड अंटिल इंडिया वाज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस इन 1947। तो ये वही है जो अभी हमने पूरा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ा, इसको लक्ष्मीकांत में एकदम शॉर्ट में दे दिया है। एकदम शॉर्ट मतलब एकदम शॉर्ट, इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बट अभी अपने को पूरा डिटेल पता है, सो वी नो कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है ना। नाउ मुद्दे पे आते हैं, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ क्यों रहे, क्या फायदा अभी हमें ये 1773 में क्या एक्ट किया था, क्या हुआ था, और ये पढ़ भी किस में रहे, पॉलिटी में पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। सेकेंड ऑफ ऑल व्हाई एट ऑल वी आर स्टडिंग दिस? सो द आंसर इज कि आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी सी टुडे, इट हैज अ लॉट ऑफ फीचर्स टेकन फ्रॉम दिस एक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। 1773 से कुछ, 1793 से कुछ, 1813 से कुछ, 1833 से कुछ। So there are some features that we have taken in our present constitution from these acts. So because of that we are studying it in polity, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से। सो जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी पॉलिटी की, उसमें मैंने शायद कहा था कि देर आर 12 कंट्रीज, along with that the historical background of Indian polity from which we have taken the parts of our constitution. So this is where we need to study this, इसीलिए हमें इसको पढ़ना है। So regulating act of 1773 की बात करते हैं। So this act was great constitutional importance as it was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company in India. Second, it recognized for the first time the political and administrative functions of the company. पहले कंपनी क्या थी, एक ट्रेडिंग बॉडी थी। इंडिया में ये लोग कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं आए थे, ये लोग आए थे एज अ ट्रेडर्स, ठीक है ना। सो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो डायरेक्ट इंटरफेयर कर रही थी अब इंडिया को रूल करने में, ठीक है ना। इवन दो पूरे तरह से अपने कंट्रोल में नहीं लिया, वो लिया 1858 में, ठीक है ना, जब क्राउन रूल स्टार्ट हुआ। बट उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट से ही हम देख पा रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ हद तक कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, इंटरफेयर करने लग गए थे, पहला। दूसरा, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ कंपनी अलोंग विद ट्रेड, ये भी करना है, ठीक है ना, जिससे कि हमारे देश में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन हुआ। इससे पहले तक कोई भी ऐसे एक सेंट्रल यूनिट नहीं थी कि पूरे देश को राज कर रहे, है ना। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग राजा होते थे। राजपूत अपने रीजन को रूल करते थे, मराठा अपने रीजन को रूल करते थे, निजाम्स अपने रीजन को रूल करते थे। तो ऐसा कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, सबके रूल्स अलग अलग है, मराठाओं के अलग है, राजपूत के अलग है, निजामों के अलग है, मुगल का अलग है, सबका अलग है। तो यहाँ पे एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट हुआ जो कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, कि पूरे देश के लिए सेम गवर्नमेंट होगा। तो आज के डेट में भी अपने पास सेंट्रल गवर्नमेंट है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है वो हमने कहीं ना कहीं यहाँ से लिए। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेयर, अब आपको ये भी याद है ना कि करप्शन वगैरह हो रहा था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सो इन दिस एक्ट वी विल सी सम रेफरेंस बिलोंगिंग टू दैट पार्ट। ठीक है, सो इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल, ये गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो सबसे पहला क्या फीचर था इस एक्ट का कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो है अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। ठीक है ना, अब गवर्नर जनरल जो है ये एक तरीके से आप बोल सकते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह है। जस्ट लाइक वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर टुडे, सिमिलरली यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है ना, अब क्या प्राइम मिनिस्टर अकेले गवर्नमेंट चलाता है? प्राइम मिनिस्टर अपना गवर्नमेंट जो है क्या वो अकेले चलाता है? नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कौन होता है? व्हाट इज देयर अंडर दिस प्राइम मिनिस्टर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेरी गुड। सो वी हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारा गवर्नमेंट चलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो COM इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है ना, सो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दे आर बेसिकली ये टुगेदर PM प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, टुगेदर दे आर फॉर्मिंग व्हाट? एग्जीक्यूटिव, राइट। सो वी हैव 3 पार्ट्स इन आवर पॉलिटी, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेटिव, एक है जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का मतलब जो भी रूल्स बन रहे हैं देश में उनको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, लेजिस्लेटिव का मतलब नए नए कानून बनाना। ठीक है, टू मेक न्यू लॉज फॉर द कंट्री। और जुडिशरी का काम है कि अगर कोई कानून तोड़े तो उनको सजा देना या कानून की रक्षा करना। सो बेसिकली एक कानून बनाता है, एक कानून को अप्लाई करता है देश में, और एक जो है कानून की रखवाली करता है। ये है 3 पार्ट। तो प्राइम मिनिस्टर के पास जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये क्या है? एग्जीक्यूटिव है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना उसके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी, उसको 4 लोग दिए गए जो कि उसको हेल्प करेंगे देश को रूल करने में। सो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे कितने थे? 4 थे। समझ में आ रहा है? So it designated the governor of Bengal as Governor General of Bengal and created executive council of 4 members to assist him. So this creation of 4 member important. ठीक है, the first such governor general was Lord Warren Hastings. ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, क्लियर। नाउ इंडिया हैड 3 प्रेसिडेंसीज बाय दिस टाइम। इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी थी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है ना, तो गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। तो जब इसको जनरल बोल दिया तो बाकी 2 प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे वो इसके अंडर में आ गए। सो इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है ना, इसका मतलब इससे पहले क्या था? ये सब ऑटोनॉमस थे। बॉम्बे वाला खुद का डिसीजन खुद लेता था, मद्रास वाला खुद का डिसीजन खुद लेता था, और बंगाल वाला खुद का डिसीजन खुद लेता था। ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि बॉम्बे और मद्रास इसके सबऑर्डिनेट है। इसका मतलब दे आर जस्ट लाइक चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, एंड जो बंगाल वाला ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, काइंड ऑफ ऐसा हो गया सिचुएशन। ठीक है ना, सो इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अनलाइक अर्लियर वेयर द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ठीक है ना, ये हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एक सुप्रीम कोर्ट तैयार हुई। सो इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। तो ये आज एग्जिस्ट नहीं करता। आज ये जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, ये सुप्रीम कोर्ट आज इधर एग्जिस्ट नहीं करता। इट हैज बिकम हाई कोर्ट ओवर देयर नाउ। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट बन गया। 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई थी जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अदर जजेस होंगे। तो टोटल 4 जज होंगे, एक चीफ जस्टिस और उसके अंडर में 3 अदर जज। मेरी बात समझ में? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा जो है 1774 में बना। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट सुप्रीम कोर्ट दैट वी सी टुडे। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है और वो 1928 में बना है। ठीक है ना, सो वो जो है ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है। So it provided for the establishment of Supreme Court of Calcutta in 1774, comprising of 1 Chief Justice and 3 other judges. ठीक है ना, so ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। It prohibited the servants of the company from engaging in any kind of private trade. So as we saw कि they were doing this corruption, और corruption का मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था कि लोग प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे। So यहाँ पे एक्ट में डाल दिया इस पॉइंट को। It prohibited the servants of the company from engaging in any kind of private trade or accepting presents. ये जो आज हम लोग बोलते हैं ना टेबल के नीचे से, तो दैट इज बेसिकली एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स। अरे मैंने थोड़ी दिया, वो तो गिफ्ट दे रहा था। ठीक है, ऊपर से नहीं, टेबल के नीचे से गिफ्ट दे रहा था। ठीक है, सो इट प्रोहिबिटेड from any kind of private trade or accepting presents or bribes from the natives.
हु आर द नेटिव्स हियर? हाँ, मिठाई का बॉक्स, राइट। ठीक है ना। सो कोई भी प्रेजेंट नहीं ले सकते, कोई भी ब्राइज नहीं ले सकते फ्रॉम द नेटिव्स। नेटिव्स मतलब यहाँ पे इंडियंस। ठीक है। नाउ अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहता है कि यहाँ का सारा चीज उनको जो है हर महीने पता चलता रहे। एवरी मंथ दे वांटेड टू गेट टू नो कि इंडिया में क्या चल रहा है। पैसे दिए ना उन्होंने, कंपनी डूब रही थी, कंपनी को बचाने के लिए पैसे दिए, तो पूरा अधिकार बनता है कि यहाँ पे इंडिया में क्या चल रहा है पूरा जानने का। सो फॉर दैट इट स्ट्रेंथेंड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो उन्होंने एक पोजीशन क्रिएट किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी है। कंपनी जो है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। किसी भी कंपनी में जाओगे, अंबानी का ले लो, ठीक है, मतलब रिलायंस ले लो, अदानी ग्रुप ले लो, हर किसी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो कि पूरे कंपनी को चलाते हैं। ठीक है ना। सो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, इनका काम था कि इनको बताते रहना है हर महीने कि हमारा इंडिया में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना प्रॉफिट कमाया इस महीने। सिविल्स में उन्होंने क्या काम किया, मिलिट्री में उन्होंने क्या काम किया, मतलब ट्रेड में क्या प्रॉफिट हो रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन में वो क्या कर रहे हैं, और मिलिट्री में वो क्या कर रहे हैं, इन सबकी रिपोर्ट जो है उनको हर महीने देनी पड़ेगी। ये कौन देगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देंगे। ठीक है ना। सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वे रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये 5 पॉइंट्स है। ये 5 पॉइंट में से इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है, या जो थोड़ा बहुत अंडरस्टूड है, वो है सेकंड वाला पॉइंट। ठीक है ना, कि बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसीज जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में आ गई। ये थोड़ा अंडरस्टूड है। बाकी 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है ना। पहला क्या है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है ना। और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है ना। और उनको मिला था एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 पीपल, 4 लोग जो है वहां पे उनको असिस्ट करेंगे। ये हो गया पहला। दूसरा, बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज उसके सबऑर्डिनेट में आ गए। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा बना। ठीक है। सो बाय द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा है ये बना था। हाउएवर ईयर में कंफ्यूज मत होना, ये बना था 1774 में, एक साल तो लगता है ना। सो एक्ट पूछा तो 1773, कब बना था पूछा तो 1774। बी क्लियर विद दिस। कौन से एक्ट के तहत बनाने का ऑर्डर दिया था कि आप एक सुप्रीम कोर्ट बनाओ? 1773। कंस्ट्रक्शन पूरा कब हुआ? एक साल बाद। हाँ, उससे पहले किंगशिप से सॉल्व होते थे, राइट। ठीक है ना। सो अभी सुप्रीम कोर्ट बना, अब सुप्रीम कोर्ट में जो है मुकदमा चलेगा, ऑर्डर ऑर्डर होगा। It prohibited the servants of the company from engaging in any kind of private trade or accepting presents or bribe from the natives. Fourth point and fifth point is that कि court of director एक पोजीशन क्रिएट किया गया था। इन लोगों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सारी जानकारी देनी थी, प्रॉफिट कितना हुआ, सिविल में क्या काम किया और मिलिट्री में क्या काम किया। एनी डाउट सो फार? ओके। अब क्या है कि इस लॉ में, मतलब ये जो बनाया है, ये जो एक्ट है, इस एक्ट में कुछ कमियां थी। सम लिटिल बिट हियर एंड देयर, सम मिस्टेक्स वेर देयर। तो उसको जो अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 से ठीक किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डिवाइडेड, क्या मतलब डिवाइडेड द इंडिया में? समझा नहीं। ओके। सो मैं ये कह रहा था कि ये इस लॉ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 में ठीक की गई। कुछ डिफेक्ट्स थे, लेकिन ये हमें नहीं पढ़ने। ठीक है, ये जो डिफेक्ट्स है इसके बारे में नहीं पढ़ने। इसमें मतलब छोटी मोटी चीजें थी, सो वी कैन स्किप दिस पार्ट। ठीक है, दिस नेवर कम्स इन एग्जाम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। मतलब साउथ नॉर्दर्न ऐसे नहीं, नहीं नहीं, इन्होंने कुछ डिवाइड नहीं किया। ठीक है, ऐसा कुछ सदर्न नॉर्दर्न ऐसे कुछ नहीं हुआ। इंडिया में प्रेसिडेंसीज थी अभी तक 3। कितने? बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। ठीक है ना। कुछ समय के बाद 5 प्रेसिडेंसी आएंगी। ठीक है ना। अभी तक आई नहीं है, आएंगी। एक लॉ पढ़ेंगे उसमें आएगा, तब तक वेट करो। ठीक है ना। अब तक कोई डिवीजन नहीं हुआ है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ 3 प्रेसिडेंसीज है अलग अलग एरिया में। नाउ पिट्स इंडिया एक्ट, ये पिट्स कौन है? ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश, मतलब क्या बोलते हैं, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। कौन? पिट्स। तो इसने जो है, इसने पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 जारी किया। इसके एक्ट में 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है ना। यहाँ पे 3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी तक क्या है कि जो कंपनी थी ये आई थी ट्रेड करने के लिए। 1773 में इनको बोला कि तुम लोग जो है ट्रेडिंग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालोगे। मतलब अब कंपनी जो है इसमें खिचड़ी बनी हुई है कि ट्रेड कौन करेगा,
और एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा, ये कुछ क्लियरिटी नहीं थी. So there was no clarity between who is going to look after the administrative part, who is going to look after the commercial part. So this defect was removed by Pitt's India Act of 1784, in which he distinguished between the commercial and political functions of the company. कि भाई ये वाला जो फ्रैक्शन है कंपनी का, ये सिर्फ ट्रेडिंग देखेगा. ये लोग जो है बिजनेसमैन है पक्के, ये लोग ट्रेडिंग देखेंगे, इनका वो काम अच्छा है. ये लोग जो है ट्रेडिंग में उतने अच्छे नहीं है, ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा संभाल सकते हैं. दे आर गोइंग टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट. सो फर्स्ट टाइम इट वाज डिवाइडेड बिटवीन कमर्शियल एंड ये क्या बोलते हैं पॉलिटिकल फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी. तो अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब कौन से तरफ होंगे? नाउ दे शुड गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रेडिंग पार्ट, और दे शुड गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट. इसीलिए अब यहाँ पे भी दो बोर्ड की जरूरत थी. कमर्शियल पॉलिटिकल फंक्शंस अलग किए, इसके तहत यहाँ पे एक और बॉडी लाई. तो अभी क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था अभी तक. अब उन्होंने एक नया बॉडी लाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल. सो मैं ऐसे लिखता था इसको BCD, ठीक है ना. तो यहाँ पे पहले कौन आया था, CD आया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है. मतलब 1773 के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे. उसके बाद BC आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना. तो ये जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से है ना. ये जो CD है, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये C से याद रखो, कमर्शियल. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कमर्शियल चीजों के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताना. अब उससे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं बताना है, उसको सिर्फ कमर्शियल के बारे में बताना है. तो दूसरा कौन है, हाँ पहले पैसा, ठीक है. सो कमर्शियल के बारे में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बताएगा, ठीक है ना. और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो अभी नया एस्टेब्लिश किया गया, ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री के बारे में गवर्नमेंट को बताएगा. सो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड पॉइंट एक साथ याद रखो. फर्स्ट और सेकंड पॉइंट एक साथ कैसे याद रखोगे कि इन 1773 व्हेन द कंपनी वाज मेड देयर वाज नो डिफरेंस, ठीक है, कि हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर द ट्रेडिंग, हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. सो इन 1784 दिस डिफरेंस वाज मेड, डिस्टिंग्विश हो गया यहाँ पे कि कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस कंपनी के अलग अलग रहेंगे, ठीक है ना. जिसके तहत यहाँ पे दो बॉडीज चाहिए, तो एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरे बोर्ड ऑफ कंट्रोल. सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में C2C याद रखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कोर्ट है इससे C, ये लोग कमर्शियल इंटरेस्ट संभालेंगे, मतलब कमर्शियल चीजों के बारे में जो है गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को बताएंगे. और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट संभालेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में सिविल एंड मिलिट्री दोनों आता है. क्लियर ये चीज. सो इसका मतलब ये एक तरीके से क्या बन गया, डुअल गवर्नमेंट बन गया, ठीक है. इट वाज बेसिकली अ काइंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट. अच्छा, एक डुअल गवर्नमेंट हमने पहले भी पढ़ा था, याद है, 1765 में जब मीर जाफर भी मर जाता है. सो उस टाइम पे ये जो रॉबर्ट क्लाइव है वापस आने के बाद एक डुअल गवर्नमेंट बनाता है. तो मैंने बताया था एक पार्ट इंडियंस को दिया था और एक पार्ट उन्होंने खुद रखा था. इंडियंस में कलेक्टर वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, कि कलेक्टर का काम करते थे, घर घर जाके पैसा मांगते थे. याद आ रहा है कुछ. सो दैट डुअल गवर्नमेंट जो है, दैट डुअल गवर्नमेंट वाज एबॉलिश्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग. वॉरेन हेस्टिंग ने वो वाला जो डुअल गवर्नमेंट था उसको एबॉलिश कर दिया था. ये नया टाइप ऑफ डुअल गवर्नमेंट. इस डुअल गवर्नमेंट में बेसिकली कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस अलग किए गए हैं, ठीक है ना. सो दिस डुअल गवर्नमेंट व्हिच वी आर सीइंग नाउ, ठीक है, डज इट एस्टैब्लिश अ डुअल गवर्नमेंट और डबल गवर्नमेंट, ठीक है ना. हाँ, दीवानी के टाइम पे, यस, जब दीवानी पावर्स आए थे तो वो पैसा कलेक्ट करने के लिए कौन जाएगा, तो कलेक्टर जाएगा, वो इंडियन होगा, हाँ वो वाला, राइट, ठीक है. सो वो जो डुअल गवर्नमेंट था वो वॉरेन हेस्टिंग ने अपने टाइम पे उसको रद्द कर दिया था, ठीक है ना. सो ये जो डुअल गवर्नमेंट ये अलग बात हो रही है. यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल चीजें देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पॉलिटिकल एंड मिलिट्री चीजें देखेंगे. क्लियर है. So it empowered the board of control to supervise and direct all operations of civil and military government or revenues from the British positions in India. D क्या क्या D, BCD. अरे तो ऐसा ना, CD मतलब क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और BC मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ठीक है,
ओके, सो बेसिकली यहाँ पे कमर्शियल कौन देख रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्लियर ये चीज? ठीक है। डज दिस एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर टू रीजंस, दो चीजों के लिए सिग्निफिकेंट है। पहला, द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वेर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या बोला है? इट एम्पावर्ड द कोर्ट ऑफ ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस इन द मिलिट्री एंड सिविल गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कंपनी जब आई थी इंडिया में 1608 में, तो इनके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक है ना? इनको पहला फैक्ट्री बनाने का जो है परमिशन मिला, फिर इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री बनाया, फिर जो है सूरत में बनाया। तो ये सारे जो भी है किसने बनाए हैं? कंपनी ने बनाए हैं। ठीक है ना? लेकिन लैंड किसका है? इंडिया का है। सो इट इज समथिंग लाइक यू कैन रिलेट इन दिस वे। मान लो मेरे पास मेरा घर है, ये मैं ओन करता हूँ। अब मेरे पास कोई किराएदार आया, टेनेंट आया, और वो बोलता है कि मेरे को घर किराए पे चाहिए। और ठीक है, किराए पे ले ले। ठीक है ना? मेरे को पैसे देता रहे ना, और किराए पे ले ले। ठीक है ना? अब किराए पे जिसने लिया है, क्या वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई या मेरी ही रहेगी वो? इज इट हिज प्रॉपर्टी और इज इट स्टिल माई प्रॉपर्टी? मेरी रहेगी। सिमिलरली इंडिया में ये जो मसूलीपट्टनम और सूरत में या बाकी जितने भी उन्होंने फैक्ट्रीज बनाए थे, दे वेर जस्ट लैंड गिवन टू देम फॉर मेकिंग देयर फैक्ट्रीज। ठीक है ना? उसके ऊपर खर्चा किसने किया? फैक्ट्री बनाने का कंपनी ने किया। ठीक है। लेकिन अभी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि ये जो भी घर बने हुए या जो भी फैक्ट्री बने हुए या जितने भी फोर्टिफिकेशंस इंडिया में हो रखे, ये सब जो है ये ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया है। मतलब क्या? ये सब जो है ये किंग का है। इट डज नॉट बिलोंग टू इंडिया, इट डज नॉट बिलोंग टू द कंपनी, इट बिलोंग्स टू ब्रिटिश किंग। और ये चीज वो क्यों, ये अपना हक क्यों जता रहा है? क्योंकि उसने कंपनी को जो है इंडिया में पैसे दिए थे आगे रूल करने का। इसलिए जो है ये कंपनी ने यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन किया है, ये सब ब्रिटिश बोलता है कि हम हमारा है, क्योंकि हमने तुम्हें जो है एकदम डूबने से बचा लिया है। अगर हमने पैसे नहीं दिए होते तो तुम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो बिकॉज ऑफ दैट नाउ एवरीथिंग इज आर्स। सो ये हमारा पोजीशन है। ठीक है ना? और इंडिया को तो भाव ही नहीं है। ठीक है, हमारे लैंड पे हो रहा है और झगड़ा ये दोनों कर रहे हैं। ठीक है ना? कि हम लेंगे या तुम लेंगे। इंडिया की तो बात ही नहीं हो रही है कि दिस शुड बिलोंग टू इंडिया एक्चुअली। ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम whatever factories and fortifications were there in India were called as British positions in India। ये पहली बार हुआ था। हक पहले से बना लिया था, ऑफिशियल कंपनी रूल से हुआ। यस राइट। मतलब देखो अंदर ही अंदर ये लोग जानते थे कि क्या करना है उन्हें। ये तो एक्चुअल में 1600 से ही क्लियर था कि ये इंडिया में जाए, अपना बसेरा बनाए, वहां पे ये लोग कॉलोनीज बनाए, और बाद में हम ही जाकर टेक केयर करें, इसको जो है टेक ओवर कर लेंगे। यही उनका पहले से मोटिवेशन था। ठीक है ना? इंडिया में भेजने का इनका। सो डज the act was significant for two reasons. First, companies territories in India for the first time were called as British possessions in India। ठीक है। Second, British government was given the supreme control of companies affairs and administration in India। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि कंपनी जो है वो हमारे इशारों पे चलेगी। ठीक है ना? अगर ऐसा कुछ होता है कि कंपनी ए बोल रही है और हम बी बोल रहे हैं, तो बी के साथ चलना पड़ेगा। वी आर द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ द कंपनी। सो कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन देयर ओन, दे हैव टू लिसन टू अस। ठीक है ना? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनसे जो है मोनोपोली छीन ली जाएगी। तो इसलिए इनको भी मानना पड़ा। ठीक है ना? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आएगा। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? बट आया तो था, क्योंकि 20 ईयर्स बाद इनकी जो मोनोपोली है वो और बढ़ा दी थी 20 साल के लिए। सो इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है ना? जस्ट लाइक हमारे इंडिया में जब बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि रिजर्वेशन रहेगा, इट वाज गोइंग टू बी देयर फॉर ओनली 20 ईयर्स। ठीक है ना? सो 1950 से लेकर 1970 तक। ठीक है, दिस इज द इनिशियल 20 ईयर्स। बट फ्रॉम 1970 एवरी टाइम अ न्यू अमेंडमेंट इज पास टू इंक्रीज इट बाय 10 ईयर्स मोर। तो 70 से 80 हुआ, 80 से 90 हुआ, 90 से 2000 हुआ, 2000 से 2010 हुआ, 2010 से 20 हुआ, अब 20 में फिर से इसको इंक्रीज किया गया 2030 तक। ठीक है ना? सो जस्ट लाइक दैट दे आर जस्ट एक्सटेंडिंग दिस मोनोपोली इन इंडिया। ठीक है, हर 20-20 साल के लिए इनको एक्सटेंशन मिल रहा है। सो ये एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है?
ये एक्ट से पहले की थोड़ी सी बैकग्राउंड जानते हैं। सो इस एक्ट की बैकग्राउंड ये है, उससे भी पहले की बैकग्राउंड ये है। एज यू माइट बी नोइंग, आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था, देयर वाज अ 7 years वॉर बिटवीन 1756 and 1763, राइट, बिटवीन ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द 7 years वॉर, two revolutions took place. One is French Revolution, another is American Revolution. Now focus on the American Revolution part. अभी जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन के दो हिस्से हुए थे। पहला जो 1763 से लेकर 1776 तक चला, ठीक है ना, 1763 से 1776 तक चला। 1776 में यूएसए के लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, ठीक है ना। उन्होंने अपने आप को 4 जुलाई 1776 इस डेट के दिन अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। यू कैन जस्ट कंपेयर दिस टू इंडिया ने 1930 में 26 जनवरी 1930 में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था ना। यस, यू कैन जस्ट कंपेयर दिस सिचुएशन लाइक दिस। हाउएवर, ये लोग इतने पावरफुल थे कि उन्होंने जो है इसी डेट को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया, और अब भी इसी डेट को मनाते हैं। एक्चुअल में रेवोल्यूशन खत्म नहीं हुआ था, यहाँ से तो फाइट स्टार्ट हुई थी। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना दिया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, अपना प्रियम्बल लगा दिया, सब कुछ, एवरीथिंग दे डिड ऑन 4 जुलाई 1776 दे अडॉप्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ब्रिटिश जो थी वो उस टाइम पे चिढ़ गई। तो 1776 से लेकर 1783 तक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला। सो बेसिकली अमेरिकन रेवोल्यूशन के दो हिस्से हैं। एक है जिस पीरियड में वो स्ट्रगल कर रहे थे, दिस इज द एक्चुअल रेवोल्यूशन पीरियड, और एक है जो 1776 से लेकर 1783 तक चला, दैट इज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है ना। इस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में यूएसए और फ्रेंच एक तरफ थे, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है ब्रिटिश थी, ठीक है ना। तो ये यूएसए और फ्रेंच जो एक तरफ थे, इसमें यूएसए और फ्रेंच की जीत होती है। तो 1783 में दे वन, ठीक है। हु वन? अंडर लुई 16। यस, ठीक है, अंडर लुई 16। वैसे तो इस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन भी चल रहा था, तो फ्रेंच में भी लुई 16 का वैसा कोई रूल नहीं था, ठीक है ना। बर्बन डायनेस्टी का जो किंग था वो एकदम वीक हो चुका था व्हेन दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज गोइंग ऑन, ठीक है ना। सो इस पीरियड में देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल व्हिच वाज गोइंग ऑन देयर। सो यूएसए और फ्रेंच ये एक तरफ हो गए, और ब्रिटिश जो है ये दूसरे तरफ हो गए, ठीक है। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने भी पार्ट लिया था फ्रेंच के तरफ से, ठीक है। जो नेपोलियन बोनापार्ट, आपने सुना होगा इसका नाम, तो ये भी जो है इस लड़ाई में लड़ा था, ठीक है, यूएसए की तरफ, ये फ्रेंच की तरफ से, राइट। सो इन दिस वॉर व्हाट हैपेंड, व्हाई एम आई डिस्कसिंग दिस? इसमें जो है ब्रिटिश के साइड के जो कमांडर थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना। अब क्या है कि ये यूएसए में 13 कॉलोनीज थी तब, ओनली 13 कॉलोनीज वेयर देयर इन यूएसए, बहुत लिमिटेड लोग। फ्रेंच, जिसको ब्रिटेन हमेशा हराता रहता है, यूएसए और फ्रेंच ने मिलके ब्रिटिश को बहुत बुरी तरह पछाड़ दिया, और कमांडर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस हार के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का शक्ल दिखाना मुश्किल हो गया, ठीक है ना। ये जो है अपने देश लौटता तो वहां पे लोग बहुत गाली देते, ठीक है ना। तो हाउएवर हार गए तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना, बिटर ट्रूथ है। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस वेंट टू इंग्लैंड, ठीक है, ही वेंट बैक टू इंग्लैंड इन 1783। 1783 में जो है उनकी सरकार जो है बोली कि क्या तू उधर बच्चों से हार के आ गया, तू अब इधर कैसे रहेगा, इधर मुंह कैसे दिखाएगा, ठीक है ना, यू कैन नॉट स्टे हियर। सो इस भाई साहब को इंडिया भेज दिया गया 1786 में, ठीक है। सो बोलते हैं ना वो नवाबी ना घटे वाली चीज, ठीक है। सो ये जो है हार के आया वहां से, लेकिन इसकी नवाबी घटी नहीं। तो 1786 में इंडिया आया, ठीक है, और यहाँ पे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के साथ उसके दो कंडीशंस थे, ये टू कंडीशंस, ठीक है ना। सो इसके दो कंडीशंस क्या थे? ये बोलता है कि he should be given power to override the decisions of his council in special cases. Normally
ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स दिया गया था, तो वो 4 प्लस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 5, तो ये पांचों में क्या होता था, मेजोरिटी विंस होता था। कोई भी मुद्दा वो अप फॉर डिस्कशन, इन दिस डिस्कशन मेजोरिटी विंस होता था। 3 लोग एक तरफ, 2 लोग एक तरफ, तो फिर वो मेजोरिटी विंस और वो डिसीजन लिया जाता। ये भाई साहब ने कहा, ठीक है, एक्ट ऑफ 1786 में, कि ऐसा नहीं चलेगा। अगर मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हूँ, सो आई शुड हैव ओवर राइडिंग पावर ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द काउंसिल। अगर काउंसिल में 4:1 भी होता है और मैं हूं वो 1 वाला, मैं बोल रहा हूँ करना है, तो मेरे पास ओवर राइडिंग पावर होनी चाहिए, वो 4 की बात नहीं मानी जाएगी। सो अगर वो पावर दोगे तो ही मैं बनूंगा, पहला। दूसरा, ही शुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। वहां पे जो आर्मी होगी, कंपनी की एक आर्मी होगी ना, जैसे उस दिन मैं आपको बता रहा था कि एक होता है देश का आर्मी, एक होता है कंपनी का आर्मी, तो ये कंपनी के आर्मी का कमांडर इन चीफ बनेगा बाय डिफॉल्ट। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा जरूरी नहीं था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है कमांडर इन चीफ भी होगा आर्मी का, ऐसा जरूरी नहीं था। इसने अपने आप के लिए वो पोजीशन क्रिएट करवाया कि आई शुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, देन ओनली आई विल गो देयर। ठीक है ना, शर्म नहीं है उसको, उधर हार के आया है और इंडिया में आकर इतने डिमांड कर रहा है। ठीक है, हाउएवर उसके डिमांड फुलफिल किए गए। अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वाज एनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजंस अवेलेबल। ठीक है ना, किसके लिए, कॉर्नवालिस के लिए। ठीक है, तो कॉर्नवालिस को जो है ये दोनों प्रोविजंस दिए गए। तो अब क्या है कि जो 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इस 1793 के चार्टर एक्ट में ये जो कॉर्नवालिस को जो पावर दिए गए ना, अब इसी बात है, दूसरे लोग भी तो मांगेंगे। अब फ्यूचर में जो भी गवर्नर जनरल आएंगे वो बोलेंगे कॉर्नवालिस को दिया था, हमको क्यों नहीं, ऐसा उसमें क्या है जो हमें नहीं। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है, इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल्स। ठीक है, एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, ये जो है ओवरराइडिंग पावर सबको दे दी गई। ठीक है, जाओ बेटा मौज करो। ठीक है, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। बॉम्बे एंड मद्रास, ऑब्वियस सी बात है, वो दोनों इसके सबऑर्डिनेट थे, बट बॉम्बे एंड मद्रास के पास कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स भी थे। ये कुछ चीजों के ऊपर सिर्फ वही लोग फैसला कर सकते हैं, जस्ट लाइक वी हैव स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट के ऊपर तो स्टेट ही फैसला करती है ना, उसी तरह बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में कुछ चीजें ऐसे थे जिसके ऊपर बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर है वही फैसला करेगा। बट अब क्या है कि वहां पे भी इसको ज्यादा पावर मिल गया। ठीक है ना, कि ये जो बोलेगा बॉम्बे और मद्रास में भी यही बात माननी पड़ेगी। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ was not to be a member of governor general's council unless he was so appointed। अब देखो, ये तो कॉर्नवालिस की जिद थी कि मैं ही जो है गवर्नर भी रहूंगा और मैं ही जो है कमांडर इन चीफ भी रहूंगा। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है ना, नॉर्मली तो ऐसा हो सकता है कि दोनों अलग अलग लोग हो। सो जो कमांडर इन चीफ है, वो जरूरी थोड़ी है कि वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर आके बने। अब अगर मान लो कि हमारे आर्मी के चीफ मोदी जी को बोलते हैं कि मुझे जो है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में मेंबर बनना ही है, ठीक है, और कंपलसरी मैं बनूंगा ही, तो विल इट बी जस्टिफाइड? नो, हिज वर्क इज नॉट टू गो एंड एग्जीक्यूट द लॉज, हिज वर्क इज टू गो एंड फाइट ऑन द बॉर्डर्स। राइट ना, तो यहाँ पे भी वही हुआ, इट प्रोवाइडेड दैट कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। अगर मान लो कि गवर्नर खुद बोलता है कि मैं जो है कमांडर इन चीफ को वन ऑफ द काउंसिल मेंबर बनाना चाहता हूँ, तो ही वो बनेगा, वरना नहीं। ठीक है ना, इट लेट डाउन दैट द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेर हेंसफोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज। अभी तक क्या है कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, इनकी सारी जो सैलरी है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट बेयर कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कर रहा था, क्योंकि ये उनको इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है। ठीक है ना, लेकिन अब इस एक्ट के तहत ऐसा बोला कि ये दोनों जो बॉडी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनकी सैलरी जो है ये यही से आएगी। इंडिया में जो प्रॉफिट होगा उसी प्रॉफिट से आपको इसका सैलरी देना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सैलरी नहीं देगी। सो हेंस अब आपको दिखेगा कि इसमें वैसे कोई मतलब एग्जाम में आने लायक कोई वैसा पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, ये 20 साल में मोनोपोली एक्सटेंड होगी, वो तो हर साल होता है। ठीक है ना, 1773, 93, 1813, 1833, सो दैट इज अ कॉमन फीचर, सो दैट इज नॉट अ एग्जाम क्वेश्चन, वो आएगा नहीं। ठीक है ना, फिर ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के कारण बाकी सबको ओवरराइडिंग पावर दी, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो एग्जाम में आने लायक। सो इसके बारे में अगर आपने बहुत ज्यादा डिटेल कुछ नहीं भी पढ़ा तो चलेगा, आई जस्ट एक्सप्लेन यू बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है ना, नेक्स्ट इज 1813, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क पॉइंट है ये। ठीक है ना, ये चार्टर एक्ट जो है 1813 का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फीचर हैज द फॉलोइंग थिंग्स इन इट। तो सबसे पहले तो क्या है कि ट्रेड मोनोपोली एवरी 20 ईयर्स के लिए बढ़ रहा है,
1813 में इनकी ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई, ठीक है ना, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सो ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी वाज एंडेड, बट यू कैन से 90%, 10% फिर भी रह गया। 10% कैसे रह गया? चाइना में रह गया, ठीक है, चाइना के साथ ट्रेड करने में इनकी मोनोपोली है, कोई दूसरा कंपनी आके चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेगा। और दूसरा, टी का ट्रेड, पूरे इंडिया में जो टी मिलेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही होगा। सो टी के ट्रेड में अभी भी मोनोपोली रही, और चाइना के साथ ट्रेड करने में अभी भी मोनोपोली रही। रेस्ट बाकी सारे जगहों से जो है मोनोपोली हटा दी। अब दूसरे ब्रिटेन के कंपनीज भी आकर यहाँ पे अपना धंधा चला सकते हैं, ठीक है। मोनोपोली हटाने का वही मतलब होता है कि अब जो मोनोपोली नहीं है, इसका मतलब अदर कंट्री, अदर कंपनीज कैन आल्सो कम एंड एस्टेब्लिश देमसेल्व्स। तो कहाँ रह गई इनकी मोनोपोली? सिर्फ टी के ट्रेड में रह गई और चाइना के साथ रह गई। अब एग्जैक्टली स्पेसिफिकली चाइना ही क्यों? वाई ओनली विथ चाइना? एनीवन? किसी को पता है? एनी गेस? ओके, टी वॉज फ्रॉम चाइना? नहीं नहीं, इंडिया में बनता था यार। दार्जिलिंग टी और आसाम टी, फिर अपने साउथ इंडिया में, केरला में बहुत टी बनता था इंडिया में। रीजन इज, चाइना में ये लोग, नहीं, चाइना में ये लोग जो है ओपियम बेचते थे। ओपियम मतलब गांजा, ठीक है। यस। सो चाइना में जो है, चाइना में ये लोग ओपियम बेचते थे। यस, चाइना में ओपियम बेचते थे और वो हाईली प्रॉफिटेबल था। तो इसकी पूरी कहानी है, इसकी कहानी ये है कि इंडिया में, खासकर यूपी साइड में, बंगाल साइड में और उड़ीसा साइड में, ये जो जगह थी ये ओपियम के लिए बहुत अच्छा जगह था। तो यहाँ पे जो है ये लोग इंडियंस को फोर्स करते कि आप ओपियम उगाओ, और इस ओपियम को लेकर वो लोग चाइना में जाकर खुलेआम बेचते थे, ठीक है ना। क्योंकि चाइना जो है बहुत ही डिस्टर्ब रीजन था उस टाइम पे, वहां पे जो है उनके इंटरनल फाइट्स होते रहते थे। तो वहां पे कोई स्टेबल सरकार थी नहीं उनकी। तो जिसके वजह से क्या है कि कोई रेगुलेशन नहीं था, कुछ नहीं था, वहां पे जाकर ये खुलेआम बेचते थे, ठीक है ना। तो मतलब देखो, वीक सरकार है, आपस में झगड़ा है, लेकिन कुछ तो है ना, सरकार तो है ना। तो कुछ समय में क्या हुआ कि जो चाइनीज लोग थे, खासकर जो यूथ थे, वो एकदम नशेड़ी बन गए, ठीक है। पूरे पूरे दिन जो है ओपियम लेकर, जो गांजा लेकर जो है पड़े रहते थे। सो उनकी सरकार ने जब ये नोटिस किया, मतलब ये जब एकदम नोटिसेबल हो गया, तो उन्होंने जो है ब्रिटिश के ऊपर पाबंदी लगा दी कि आप ओपियम आकर नहीं बेच सकते हमारे देश में, यू कैन नॉट सेल ओपियम इन आवर कंट्री, ठीक है ना। सो ब्रिटिश ने बोला कि ठीक है, लीगली नहीं बेच सकते तो इलीगली बेचेंगे। सो क्या हुआ, दिस इज आर इंडिया, ठीक है ना। सो दिस इज बांग्लादेश। बांग्लादेश भी उस टाइम पे इंडिया का ही पार्ट था। और उसके बाद जैसे ही आप इधर से जाओगे, सो यहाँ पे जो है चाइना का कोस्ट आएगा, राइट। इफ यू गो ऑन दिस साइड, ये साइड जो है चाइना का कोस्ट है। सो ये लोग यहाँ से, बंगाल साइड से ओपियम भेजते थे अपने शिप्स में, और यहाँ पे जाकर ये इसको उतारते थे, और फिर इस जगह से इसको वो इलीगली पूरे चाइना में डिस्पर्स कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ठीक है ना। सो इसका भी पता उनको लेट लगा। चाइनीज गवर्नमेंट वाज वेरी वीक, एज आई टोल्ड यू, ठीक है ना। तो वहां पे जो है इसका पता उनको बहुत लेट लगता है। सो जब उनको पता लगा, तो उन लोगों ने जो है ब्रिटिश को बोला कि देखो भाई, तुम लोग इलीगली क्या काम कर रहे हो, पता चल गया, स्टॉप इट देन एंड देयर। तो ब्रिटिश बोला नहीं रुकेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो दोनों के बीच में फाइट हो गया। सो दिस लेड टू फर्स्ट ओपियम वॉर, ठीक है। दिस लेड टू फर्स्ट ओपियम वॉर। तो इस वॉर का रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटिश जीत गई। उनका तो बहुत वीक सरकार था ना, वीक सरकार, वीक गवर्नमेंट, तो वीक आर्मी, ठीक है ना। तो ओपियम वॉर हुआ, ओपियम वॉर में ब्रिटेन जीत गया। जब भी कोई वॉर जीतता है इंटरनेशनली, तो ट्रीटी साइन होता है। उस ट्रीटी के तहत इस जगह से, जहां पे ये लोग जो है अपना सामान उतारते थे, ये जो जगह थी, ये जगह ब्रिटिश ने अपने नाम कर लिया, ठीक है। और ये बन गया हांगकांग, ठीक है। सो दिस प्लेस इज बेसिकली हांगकांग। ये लोग यहाँ से, इंडिया से लेकर वहां पे हांगकांग में उतारते थे, हांगकांग से उसको इलीगली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है ना। सो ये ट्रीटी में ये भी साइन किया गया कि ठीक है, जगह ले रहे हो ले लो, लेकिन तुम लोग प्लीज यार ओपियम मत बेचना, इधर नशेड़ी मत बनाओ हमारे लोगों को।
तो ब्रिटिश ने तो साइन तो कर दिया था ट्रीटी पे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग रुकने थोड़ी वाले। हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इंडियंस को ये एक्सप्लॉइट करते थे इसको सस्ते में बनाने के लिए, सस्ते में बेचने के लिए। चाइना में जाके ड्रग्स है ना, जो एक बार एडिक्ट हो गया उसके बाद उसको कुछ भी मांगो अपना किडनी भी निकाल के दे देगा। तो बहुत हाईली प्रॉफिटेबल था इनके लिए, ऐसे ही थोड़ी रुक जाते। तो ये लोग हांगकांग से दोबारा इसको बेचने लग गए। ठीक है, अब तो हांगकांग अपना ही जगह है, उन्होंने अपने देश में बैन किया ना, हम लोग तो अपने जगह पे उतार सकते हैं। तो अब हांगकांग से उतार के ये लोग अब वापस से इलीगली इसको पूरे चाइना में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। दिस लेड टू द सेकेंड ओपियम वॉर। ठीक है ना। इन दोनों वॉर्स में ब्रिटिश के तरफ से नेपाली लड़े थे, जिनको हम लोग बोलते हैं गोरखाज। इस वॉर में गोरखा की पावर पहली बार देखी गई थी, ये कितने खतरनाक फाइटर्स है। ठीक है ना। सो गोरखा रेजिमेंट के कारण जो है ये दोनों वॉर बहुत इजीली जीत गए थे वो। तो सेकेंड टाइम दोबारा एक और एग्रीमेंट साइन हुआ, जिससे इन्होंने हांगकांग को और बड़ा कर दिया। सो हांगकांग आज के डेट में एक बहुत बड़ा सिटी है ना, सो ऐसे माना जाता है कि एक अलग सा कंट्री जैसे ही है ये। सो इट टुक मोर एरिया अराउंड हांगकांग। ठीक है ना। नाउ दिस होल एरिया इज अंडर द ब्रिटिश डोमिनेंस। ठीक है। लेकिन एक अग्रीमेंट साइन किया था 1814 के आसपास। इस अग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन जो है इस जगह को 1997 तक अपने पास रखेगा। ठीक है, इस अग्रीमेंट के तहत ब्रिटिश इस जगह को 1997 तक अपने पास रखेगा। 1997 के बाद इट विल बी अगेन हैंडेड ओवर टू चाइना, ये फिर से चाइना का हो जाएगा। ठीक है। सो एक बहुत ही लंबा पीरियड था, 1813 की बात है। 1800 से 19 करीब करीब मान लो कि 180 ईयर्स के आसपास। ठीक है, 185 ईयर्स के आसपास इनको मिल गया ये जगह। तो इतने साल तक वहां पे क्योंकि ब्रिटिश रूल कर सकता है, सो ब्रिटिश ने उस जगह में इन्वेस्टमेंट करवा करवा के बहुत बड़े बड़े कंपनीज एस्टेब्लिश कर दिए। सो आज के डेट में आप हांगकांग को देखोगे और उसके नेबरिंग चाइना के जगह को देखोगे तो हांगकांग उसमें बहुत आगे। ये सब ब्रिटिश की देन है, उस जगह के लिए ब्रिटिश ने बहुत अच्छा काम किया। सो ब्रिटेन ने क्या है कि वहां पे बहुत बड़े बड़े कंपनीज एस्टेब्लिश करवाए। ठीक है ना, क्योंकि अब वो चाइना चाइना के ये उनका जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है इससे नहीं डरते वो। ठीक है, नाउ दे आर नॉट फियरफुल ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बिकॉज द प्लेस इज अंडर ब्रिटेन। सो बिकॉज ऑफ दैट बिग बिग कंपनीज वेंट ओवर देयर। ठीक है। लेकिन अब दिक्कत कब हुई? दिक्कत हुई 1997 में। ठीक है, इन द ईयर 1997 व्हेन देयर अग्रीमेंट एंडेड एंड द प्लेस नीड्स टू बी गिवन बैक टू चाइना। एट दैट पॉइंट अब चाइना का जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने इन सारे कंपनीज को वहां से भगाना स्टार्ट किया। बोला कि या तो आप हमारे उस पे अग्री कर जाओ या तो तुम यहाँ से निकल जाओ। तो अब क्या करेंगे, इतने बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पे इतने साल से एस्टेब्लिश हो गए। दे थॉट कि चाइना भी हो गया तो क्या ही होगा, हम लोग अपना कंपनी चलाएंगे। बट चाइना जो है इनको प्रेशराइज करने लगा कि यू इधर लिसन टू अस, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, कि एवरीथिंग विल बिलोंग टू गवर्नमेंट। ठीक है ना, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, देयर शुड बी नो प्राइवेट ओनर। ठीक है ना, तो सब कुछ आप गवर्नमेंट के हवाले कर दो एंड यू जस्ट रिमेन वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड, द कंपनी विल नॉट बिलोंग टू यू। तो कोई माना नहीं, तो यहाँ से सब लोग भागे। ये जो हांगकांग है, हांगकांग छोड़ के भागे। वो लोग यहाँ से चले गए दुबई में। तो दुबई जो है इस मौके का बहुत अच्छा फायदा उठाया, यहाँ पे जो है दुबई के अंदर चले गए ये। और दुबई हाईली प्रॉस्परस हो गया। ठीक है, क्योंकि दुबई इन 1913 वाज नथिंग, एकदम बंजर जमीन थी। ठीक है ना, वही दुबई 1997 में एकदम फ्लरिश हो गया। आज हम लोग मतलब दुबई जाना लोगों का सपना होता है। ठीक है ना, दुबई जाकर लोग अपना फोटो वोटो खिंचवाते हैं एकदम, है ना, बुर्ज खलीफा एंड ऑल के साथ। सो दैट प्लेस बिकेम डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दिस हांगकांग इशू। ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, अब कुछ कंपनीज ऐसी थी जो कि अपना देश छोड़ नहीं सकते, अभी यहाँ से जो है निकल नहीं सकते। यहाँ से निकल गए तो उनका जो मार्केट है वो पूरा लूज हो जाएगा। सो दे केम बैक टू ब्रिटेन। ठीक है, बोले कि देखो आपने हमें बुलाया था, हम आपके कहने पे आए, अब हमें दिक्कत हो रही है, अब बचाओ हमें। सो ब्रिटिश ने फिर से चाइना के साथ एक अग्रीमेंट साइन की कि फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स एटलीस्ट, फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स लेट हांगकांग बी ऑटोनॉमस प्लेस। ये ना हमारा रहेगा ना तुम्हारा रहेगा, हांगकांग जो है ऑटोनॉमस रहेगा। सो 50 ईयर्स फ्रॉम 1997, जोड़ लो कितना होगा, 2047 तक। 2047 तक जो है ये जो हांगकांग है ये ऑटोनॉमस रहेगा। ठीक है ना।
और ये 50 साल के पीरियड में ब्रिटेन ने उन कंपनीज को बोला कि देखो भाई, अगले 50 साल में तुम अपना अपना इंतजाम कर लो, अब हम उसके बाद कुछ नहीं बोल पाएंगे। सो आफ्टर 2047 इट विल टोटली बिलोंग टू चाइना। ठीक है ना, अभी ऑटोनॉमस है। हाँ, इसीलिए तो फिर क्या हुआ, अब देखो, अब क्या है कि हांगकांग जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, दिस इज फॉलोइंग डेमोक्रेसी। और चाइना क्या है, ये कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है ना, तो कम्युनिस्ट तो क्या ही है, अभी तो वो एक डेस्पॉट बन चुका है। ठीक है ना, हर चीज जो है राजा जैसा रूल कर रहा है उधर। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट दे थॉट अगर हम लोग 2047 तक वेट करेंगे तो हो सकता है कि अचानक जब चेंज आएगा ना तो वहां के लोग बहुत ज्यादा रिवॉल्ट करेंगे हमारी तरफ। ठीक है, तो जो हांगकांग के लोग हैं 2047 में अगर अचानक से उनको डेमोक्रेसी से हमने जो है हमारी ऑटोक्रेसी बना दी, तो पीपल विल रिवोल्ट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, धीरे 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 उनको जो है हम लोग अपने तरफ मिला लेते हैं। सो क्या हुआ, 2013 से उन लोगों ने जो है धीरे धीरे हांगकांग के ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट किया। बोला कि इवन दो ऑटोनॉमस है लेकिन है तो हमारा ही, हमें तो मिलेगा। सो वी शुड हैव सर्टन लॉज ओवर देयर। ठीक है, हमारे कुछ कुछ कानून आपके वहां पे भी लागू होंगे। ठीक है ना, तो ये जो है धीरे धीरे वो डेमोक्रेसी को खत्म करना चाह रहे थे। तो इसके वजह से 2014 से लेकर 2018, मतलब ऑफिशियली 18, उसके बाद वहां से न्यूज आ नहीं रहा अभी तक कुछ। ऑब्वियसली बात है, कुछ खत्म नहीं हुआ। 2014 से 18 के बीच में एक बहुत बड़ा येलो रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, येलो अम्ब्रेला रेवोल्यूशन। सो आप कभी गूगल पे टाइप करना, आपको येलो अम्ब्रेला रेवोल्यूशन दिखेगा। ठीक है ना, लोग जो है येलो कलर के छाते लेकर पूरे रास्ते में थे। चाइनीज सोल्जर्स जो थी उनके ऊपर जो है अटैक किए जा रहे थे। टीयर गैस वो कर रहे हैं, कोई केमिकल छिड़क रहे हैं। ठीक है, डेडली केमिकल्स उनके ऊपर डाल रहे थे, तो दे वर वेयरिंग होल प्लास्टिक। ठीक है, मतलब पूरा रेनकोट जैसे पूरा प्लास्टिक पहने हुए हैं ताकि उनको केमिकल्स ना लगे। तो इस तरीके से जो है चाइना उनको अभी धीरे धीरे जो है गायब करना चाहता है, ताकि 2047 में ट्रांजिशन आसान हो जाए। ऑब्वियसली बात है, वहां के लोग क्यों मानेंगे, इतने दिन जो डेमोक्रेसी में है, दे विल नॉट लाइक ऑटोक्रेसी। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच 2047 में क्या होता है। होपफुली हम सभी लोग जो है जिंदा रहेंगे तब भी। ठीक है, और जिंदा रहेंगे तो देखेंगे हांगकांग के साथ क्या होगा तब। तो ये थी आपकी चाइना की कहानी, हांगकांग की कहानी और दुबई की कहानी। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सो बिकॉज ऑफ दिस चाइना के साथ मोनोपोली अब भी जारी रखी, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट था बाय सेलिंग वॉट एवर। बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रही थी ये कंपनी, बिकॉज ऑफ विच गवर्नमेंट ने इनको नहीं रोका चाइना से। ठीक है, सो इट असर्टेड द सोवेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। तो देखो, ऑलरेडी एक बार हमने पिट्स इंडिया एक्ट में देखा कि ब्रिटिश पोजिशन इन इंडिया की बात की थी। अब ब्रिटिश क्राउन ने अपना फिर से असर्शन दिखाया कि अब यहाँ पे हमारी कंपनी की जो टेरिटरीज है, ये बोला ना दे आर ब्रिटिश पोजिशंस, ये जो टेरिटरीज है इसके साथ हम जो चाहे कर सकते हैं। इसको बेचना है, इसको रेंट पे देना है, इसको पार्शियली किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब जो है ब्रिटिश काउंट का फैसला होगा, कंपनी का नहीं। तो इसका मतलब ये लोग धीरे धीरे ये दिखा रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है इधर। जिस दिन तुमको हम लोग निकाल देंगे ना, उस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, ना फोर्टिफिकेशन, ना फैक्ट्री, ना कुछ। ये सब कुछ जो है ब्रिटिश क्राउन को बिलोंग करेगा। ठीक है ना, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, ये चार्टर एक्ट के तहत आया था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या था कि इनकी जो मोनोपोली थी वो अब 90% खत्म कर दी, सिर्फ टी में रखा और चाइना में रखा। दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश क्राउन exerted her sovereignty over the company's territory in India. ठीक है, थर्ड, इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटिंग द पीपल। हम लोग जो है गधे थे, ठीक है ना, हमें एनलाइट करने के लिए जो है उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज भेजा। तो आप बताओ कि इसका क्या पर्पस था, ये तो लिखने वाली बात है। ठीक है ना, एक्चुअल पर्पस क्या था क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ लाने का? कन्वर्जन, यस। तो दे वांटेड, नहीं फोर्स कन्वर्जन नहीं। ठीक है ना, ये लोग कभी भी फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं करते थे। ठीक है ना, वो जो है वो हमेशा ये जो मुगल्स थे, मुगल्स यूज्ड टू डू दैट। ये लोग क्या है कि ये लोग आकर आपको सुनाएंगे, ठीक है ना, आपका ब्रेन वॉश करेंगे कि वाई क्रिश्चियनिटी इज वेरी गुड, ठीक है, वाई दिस इज नॉट गुड। ठीक है, इस तरीके से दे ऑलवेज डिड दिस ब्रेन वॉशिंग थिंग। ठीक है ना, तो सबसे पहले डेन्स आए थे ऐसे करने के लिए। वंस अ लेजेंड सेड, ये रॉन्ग नंबर है, हाँ बेसिकली। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये डेन्स आए थे करने के लिए। डेन्स के बाद ब्रिटिश ने भी जो है अपने मिशनरीज को यहाँ पे भेजा। ठीक है, इसी के तहत जो है अलग अलग नन्स आए इंडिया में, ठीक है, कॉन्वेंट्स बने। ठीक है, इसी के तहत हुआ। इसके बाद दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ब्रेन वॉश इंडिया बाय देयर सिस्टम ऑफ एजुकेशन।
उनका जो एजुकेशन सिस्टम था वो यहाँ पे लागू करने की बात की। ठीक है, सो वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे जो है स्टार्ट हो, और वेस्टर्न एजुकेशन इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। इंडियंस को जो है वेस्टर्न एजुकेशन मिले, इसके लिए कंपनी हैज टू स्पेंड 1 लाख पर एनम, 1 लाख रुपए कंपनी को स्पेंड करने पड़ेंगे पर ईयर। ये जो है उनके ऊपर कंपल्शन डाल दिया। सो कंपनी हैज टू स्पेंड 1 लाख रुपीज ऑन द एजुकेशन ऑफ द नेटिव्स। दिस वाज आल्सो मेड कंपल्सरी अंडर 1813 एक्ट। ये इसमें लिखा नहीं है, इसमें सिर्फ प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन है, बट 1 लाख रुपीज वॉज नीडेड टू बी स्पेंट। ये जो है यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी सीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये जो है ये लक्ष्मीकांत में भी नहीं है, डीडी बासु में था ये। ठीक है, दिस वाज देयर इन डीडी बासु। ठीक है, सो ये भी पॉइंट लिख लो कहीं पे, इसमें तो नहीं है, ये लक्ष्मीकांत बुक है। इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया। मैक्यूले का हाथ था क्या? नहीं, मैक्यूले का हाथ आएगा इसके बाद 1835 में। मैक्यूले विल कम एट दैट टाइम, उसके टाइम पे बताऊंगा। ठीक है, सो इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। देखो आज की डेट में हम जो कमाते हैं इसके ऊपर इनकम टैक्स भरते हैं। ये जो इनकम टैक्स सिस्टम है वो 1813 में लागू किया था। लोकल गवर्नमेंट्स को बोला कि आप जो है इंसानों को भी टैक्स कर सकते हो। इससे पहले तक सिर्फ बिजनेसेस को टैक्स भरना पड़ता था। बिजनेस है, बिजनेस करने के बाद वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट कमाने के ऊपर टैक्स भरो। तो इसका मतलब कौन भर रहा है? कंपनी भर रही है, इंसान नहीं भर रहा है। लेकिन अब जो है अब इंसान को भी भरना पड़ेगा। यू आर अर्निंग समथिंग, यू आर अर्निंग बिकॉज ऑफ द कंट्री इज प्रोवाइडिंग यू अपॉर्चुनिटी, सो बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू पे टैक्सेस टू द कंट्री। आज भी वही हिसाब किताब है। हम लोग टैक्स क्यों भरते हैं? गवर्नमेंट बोलता है कि हमने आपको अपॉर्चुनिटी दिया, हमने आपको जॉब दिया, तो इसके वजह से जो है आपका कर्तव्य बनता है कि आप टैक्स पे करो। ठीक है ना? सो इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन। दे वुड आल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। अगर किसी ने टैक्स नहीं भरा तो उनको जो है पनिश करेंगे, उनको जो है फाइन वाइन लगाएंगे, जो आज भी होता है। ठीक है ना? सो ये बेसिकली इनकम टैक्स सिस्टम स्टार्ट हुआ यहाँ से। आई होप सो फार इज गुड। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, दिस वाज बिग। इसमें काफी चेंजेस आ गए। ठीक है ना? इसमें क्या चेंज आया? सबसे पहला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। एंड ऑफिशियली अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है अब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। दे आर लाइक नाम के वास्ते है बस। एक्चुअल में अब सारा का सारा पावर जो है गवर्नर ऑफ इंडिया के हाथ में ट्रांसफर हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। यहाँ पे बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले तक देयर वाज नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले तक गवर्नर ऑफ ये क्या बोलते, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, ऐसे ही थे। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निर्माण होता है। ठीक है ना? और गवर्नर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड कौन है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना? और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब तक जो भी लॉज बनाए थे बॉम्बे में, मद्रास में, बंगाल में, जो भी लॉज बने थे, ये सारे लॉज जो है इन सबको खारिज कर दिए गए। इन सबको बोला कि दे आर नथिंग बट रेगुलेशंस। क्या है? ये सारे रेगुलेशंस है। इसके आगे जो भी एक्ट बनेगा, इसके आगे जो भी लॉ बनेगा, दे विल बी कॉल्ड एज एक्ट। वॉट एवर लॉज आर पास्ड आफ्टर दिस टाइम 1833 विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट्स। उससे पहले तक जो भी बना था बॉम्बे में, मद्रास में, बंगाल में, ये सारे जो है ये सब रेगुलेशन है। अब ये इसकी कोई मान्यता नहीं है। ठीक है ना? ये सब हम लोग रेफर करेंगे फ्यूचर में, लॉ बनाने के लिए हम लोग रेफर करेंगे, हेंस दे आर रेगुलेशंस बट दे आर नॉट एक्ट्स। ठीक है ना? किसी के ऊपर लीगली बाइंडिंग नहीं है। दे ऑल्सो टुक अवे द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। मतलब ये अब अपने खुद के टेरिटरी के लिए भी लॉ नहीं बना सकते। दैट मीन स्टेट लिस्ट ही कैंसिल कर दी। सोचो कल के डेट में अगर ऐसा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कोई पावर नहीं है, यू कैनॉट हैव योर विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा विधान परिषद मान करो। ठीक है ना? वो हालत हुई यहाँ पे। इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। दे कैनॉट मेक लॉज। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर। सारा का सारा पावर लॉ मेकिंग का किसके हाथ में आ गया? ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। The laws made under the previous acts were called as regulations and the laws made under this new act was called as acts. मतलब यही वह हमारा नया लॉ होगा।
इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला बेटा तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारी सारी मोनोपोली खत्म, अब तुम्हारा कमर्शियल बॉडी खत्म हो गया, अब तुम जो है प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, अब ट्रेडिंग का काम दूसरे कंपनीज को करने दो, तुम जो है इतने समय से रूल कर रहे हो तो अब सिर्फ रूल करो। नाउ योर ये क्या बोलते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज शुड स्टॉप। सो अब मोनोपोली क्या, अब तो कंपनी को ही खत्म कर दिया, सिर्फ मोनोपोली खत्म नहीं की, कंपनी ही खत्म कर दी। कंपनी वैसे नहीं खत्म हुई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यस दे आल्सो एंडेड द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये दोनों भी खत्म कर दिए, ठीक है ना। सो कमर्शियल बॉडी खत्म हो गया, नाउ ओनली अ प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना। इट प्रोवाइडेड द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया will henceforth be called as in the name of His Majesty, His heirs and His successors. Normally अगर मान लो कोई राजा होता है तो राजा का जो बंगला है या जो राजा का जो पैलेस है वो किसको जाता है, वो उसके खुद के फैमिली मेंबर्स को जाता है ना, हिज हेयर्स एंड हिज सक्सेसर्स, उसके बच्चों को जाता है ना। सो इंडिया में अब जो भी टेरिटरीज थी वो सब अब हिज मैजेस्टी के नाम पे हो गया, जो किंग था उधर का इंग्लैंड का, अब सारा उसके नाम पे हो गया, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है। Now all the power are transferred to the king, his majesty, his heirs and his successors. मतलब अब जो है, अब इंडिया में जो भी फोर्टिफिकेशंस थे, जो भी फैक्ट्रीज थे, अब ये सब राजा को बिलोंग करेगा, उसके बाद उसके फैमिली में को और उसके बाद उसके सक्सेसर्स को। समझ में आ रही बात? ओके। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। अब देखो इंडिया में सिविल सर्वेंट्स की तो जरूरत है ना एडमिनिस्ट्रेटिव संभालने के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालने के लिए पहली बार ये कहा गया कि हम लोग यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करते हैं इंडिया में, ठीक है ना, इंडियंस को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन जो उस टाइम पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने ऑब्जेक्ट किया, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि नहीं हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो ये सिर्फ 1833 में इन लोगों ने जो ऑब्जेक्शन लिया, 1853 में तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, खत्म कर दिया था, ठीक है ना। तो 1853 में विल सी ये जो फोर्थ पॉइंट है कि इंट्रोड्यूस अ कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स, ये जो है ये 53 में लागू हो गया। 33 तक ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एग्जिस्ट करते थे, अब तो खत्म हो गए। अब जब ये खत्म हो गए तो 53 में दिस लॉ केम, ठीक है ना। सो नाउ Charter Act of 33 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants and stated that Indians should also not be barred from holding any office under the employment of company. However, this provision was neglected, ठीक है, after it was opposed by the Court of Directors. Court of Director ने इसको होने नहीं दिया। 53 में दिखेगा कि होता है, ठीक है ना। तो यहां तक आज रुक जाता है, टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। क्लियर है यहां तक? Any doubt so far, anyone?